नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में कल रात तक की अपडेट्स के साथ। रात भर में जो अपडेट्स बनी हैं यूक्रेन और रशिया के समाचारों को लेकर, उनमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि पुतिन समझौते के लिए तो तैयार है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। लेकिन ये कंडीशंस इतनी भारी भरकम है कि वो समझौता नहीं होता हुआ ही दिखाई पड़ रहा है। आइए आज के सेशन में चर्चा करते हैं कि कब तो ये समझौते की बातें निकल करके आई और क्या क्या पुतिन ने डिमांड किया। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कल शाम को दिए एक अपडेट में आपको बताया था कि यूक्रेन के समर्थन में कई देश आ चुके हैं, उनके दौरान मैंने आपको यह भी बताया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में बेलारूस के गोमेल के अंदर बातचीत चल रही थी। उस बातचीत के अंदर क्या परिणाम निकला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और जानना शुरू करिए क्या कुछ घटित हुआ। सबसे पहली न्यूज जो आपको सुननी चाहिए वो ये है कि जो कल की बैठक हुई थी वो बेनतीजा संपन्न हुई। बेनतीजा संपन्न हुई से मतलब यह निकला कि यूक्रेन और रशिया बेलारूस के गोमेल में जाकर के जहां बातचीत करने गए थे, वो अपने लड़ाई को खत्म करने के लिए बैठक करने गए थे, उसका कोई परिणाम बाहर नहीं आया। उसकी 5 घंटे की बैठक में केवल यह डिसाइड हुआ कि अगली बैठक हमें फिर से करनी है, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो पूरी तरह था वो ऑल इन वेन हुआ। इसमें यह कहा गया कि यूक्रेन फर्दर बातचीत करेगा रशिया के साथ, लेकिन इस बार जो जगह होगी वो बेलारूस का जो पोलैंड के साथ लगा हुआ बॉर्डर है उसके नजदीक बातचीत की जाएंगी, ना कि बेलारूस का जो बॉर्डर यूक्रेन और रशिया के कॉर्नर पर गोमेल में लगा हुआ है। क्लियर? तो पहली बात तो यह समझ में आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई उपलब्धि बातचीत में तो नहीं आई। फिर आप सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, आपने तो लिखा हुआ है 3 शर्तें बताई पुतिन ने। कहां बताई पुतिन ने शर्तें? क्या बेलारूस की मीटिंग में व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों आए थे क्या? आंसर है जी नहीं। उन्होंने तो अपने अपने एनवॉय भेजे थे, लेकिन इसी बीच में इन्होंने मध्यस्थता के रूप में मैक्रोन से बातचीत करी। कहा जा रहा है कि कल पुतिन ने मैक्रोन के साथ 1.5 घंटे, मैक्रोन कौन है? फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष, उनके साथ 1.5 घंटे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया। और उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मैक्रोन से पुतिन ने अपनी शर्तें रखी। तो ये देखिए आपके सामने है, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन स्पोक टू पुतिन एंड जेलेंस्की सेपरेटली। मैक्रोन दोनों से बातचीत किए, इधर जेलेंस्की से भी किए और उस तरफ से मैक्रोन के उसके साथ भी, पुतिन के साथ भी किए। यहां पर पुतिन ने कहा कि हम युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड हमारी 3 शर्तें पूरी हो जाएं। इसका मतलब यह स्पष्ट है कि वार्ता के अंदर शर्तें नहीं रखी गई थी। शर्तें जो रखी गई थी वो मैक्रोन से बात करते समय रखी गई, और यह बहुत ऐतिहासिक मुलाकात मानी जा रही है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर, कि फ्रांस को इस बारे में मौका दिया गया है कि वो इन दोनों के बीच में बातचीत करने का जरिया बन रहा है। हालांकि ऑफिशियली कुछ भी निकलकर नहीं आया है, लेकिन शर्तें उजागर हुई हैं। शर्तें क्या रखी गई यहां पर आप देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, अभी से 8 घंटे पहले की न्यूज है, ये शायद आपको ट्विटर पर दिखाई दे जाए, जिसमें उन्होंने खुद ने मेंशन किया है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुएल मैक्रोन, सिचुएशन अराउंड यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटीज। हमने यूक्रेन संकट को ध्यान में रखते हुए उनसे बातचीत करी है और 1.5 घंटे की बात हुई है। क्लियर है? अच्छा, तो एक तरह से आप देखिए, ये रशिया का अखबार है जिसका नाम स्पुतनिक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर कॉमन पोजीशन फाउंड एट रशिया यूक्रेन टॉक, यानी कि एक प्रकार से दोनों के संपर्क सूत्र के बीच में निकल करके फ्रांस आ रहा है। बातचीत में क्या डिमांड करी पुतिन ने, अब मैं आपकी उस क्यूरोसिटी को शांत कर देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज यहां निकल के आ रही है, जो कि आप समझ सकते हैं कि पुतिन का मास्टर स्ट्रोक है, या फिर यह मान लीजिए कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत कुछ हो जाएगा टाइप से, क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता दी जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको समझना चाहिए। क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को, क्रीमिया आपको मालूम होना चाहिए वर्ष 2014 के अंदर यूक्रेन के एक हिस्से पर, जो कि पड़ता है ब्लैक सी में, कर्च स्ट्रेट के पास में, सी ऑफ अजोव के पास में, वहां पर उस क्रीमिया पर 2014 में रशिया ने कब्जा कर लिया था वो यूक्रेन का ही हिस्सा, लेकिन 2014 में उस हिस्से पर कब्जा करके बैठ गया था रशिया। अब यह चाहता है कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता, अर्थात रूस का ही उस हिस्से को मान लिया जाए। मुझसे बहुत से लोगों के वाद विवाद इस विषय पर होते हैं कि सर यूनाइटेड नेशंस तो उसे अभी भी क्रीमिया जो है उसको यूक्रेन का ही मानता है। मैं प्रमाण के रूप में यह बोलता हूं कि दुनिया के जो संगठन है जिसमें से नाम लिया जाता है G8 का, उस G8 संगठन ने अपने में से रशिया को क्यों निकाला? आंसर है क्योंकि क्रीमिया पर रशिया का कब्जा हुआ था। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति के अंदर पहली चीज तो इन्होंने ये कहा है कि ये मान लो
कि जो रशिया जो क्रीमिया है वो हमारा है, नंबर एक। दूसरा, यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बोली गई है वो ये है कि यूक्रेन में से सेना हटा दो। यूक्रेन में से सेना हटा दो का मतलब है कि एक इतना बड़ा देश बिना सेना के काम करे, ये दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है। आप शर्तें देख सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर शर्तें तो भयानक है, क्या कोई देश वाकई में ऐसी शर्तों को मानता है क्या? बेटा जब वर्ल्ड वॉर हुआ करता था ना, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उस समय पर दूसरे देश जो हारने वाले होते थे उन पर इसी प्रकार की शर्तें लादी जाती थी। आपको थोड़ा सा इतिहास याद दिला दूं कि जब जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था तो उसके ऊपर इसी प्रकार की शर्तें लादी गई थी कि तुम अपनी सेना जो है उसको घटा के बिल्कुल मिनिमाइज कर दोगे, किसी भी प्रकार का सैनिक असला तुम्हारे पास नहीं रखोगे, कोई लड़ाकू वेपन नहीं रखोगे। ये सारी बातें ऐसे ही जर्मनी पर लादी गई थी जीतने वाले देशों के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऐसे ही बिल्कुल यहां पर रशिया यूक्रेन पर शर्तें लाद रहा है कि इन्हें अपनी सेना को जीरो करना होगा। दैट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल फॉर राइट नाउ। भविष्य में क्या होता है किसी को नहीं पता। तीसरी शर्त इन्होंने रखी है कि यूक्रेन अपनी तटस्थ स्थिति सुनिश्चित करे। तटस्थ का मतलब हुआ कि ना मैं इस टीम से खेलूंगा ना मैं उस टीम से खेलूंगा। कहने का मतलब यह था कि आप जो है नाटो के साथ नहीं जाएंगे। नाटो जिसके कारण से इस युद्ध की शुरुआत हुई। देखिए शुरुआत तो केवल इस वजह से हुई थी कि यूक्रेन जो है उसका लगाव नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में बना हुआ एक लगभग सैन्य गठबंधन है, जिनमें कस्में खाई हुई हैं कि अगर उन पर किसी भी देश पर किसी ने हमला किया तो 30 के 30 देश एक साथ होकर के युद्ध कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप्स में रशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन को भी अपना प्रतिद्वंदी मानता है। यह मानता है कि जब हम लोग यूएसएसआर वाले देश एक साथ रह सकते हैं तो तुम्हें यूरोपियन यूनियन में मिलने की आवश्यकता क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, यूरोपियन यूनियन में भी नहीं जाना देना चाहता। किसको? रशिया जो है वो यूक्रेन को यह नहीं चाहता कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने और ना ही नाटो का मेंबर बने। क्लियर? लड़ाई शुरू किस बात से हुई थी कि यूक्रेन का झुकाव नाटो की तरफ हो रहा था। इससे यूएसएसआर जो है वो नाराज होकर के इस पर हमला कर दिया, ऐसा रशिया बोलता है। अब इन सब बातों का एक मीनिंग निकालिए कि साहब अगर ये ईयू में गया, इसका मतलब सिंपल है कि ये रशिया की खिलाफत कर रहा है। नंबर दूसरा, क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता मान ले तो इसका मतलब युद्ध हार रहा है। सेना अपने यहां से हटा दे तो फिर भविष्य में सुरक्षा के नाम पर रह क्या जाएगा? फिर तो यूक्रेन पूरी तरह ही पराजित हो गया। क्लियर? तीन बड़ी बड़ी शर्तें रशिया ने रखी। अब आप पूछेंगे तो फिर एक बात बताइए, फिर यूक्रेन ने क्या किया? आइए अब हम यूक्रेन की बात बताते हैं आपको चल करके। मेरे प्यारे साथियों, यह भी कल रात की ही न्यूज है। देखिए बहुत सारी चीजें लगातार अपडेट होती रहती है और मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा समय मेरे लिए निकाल करके जो यूक्रेन के अंदर अपडेट चल रहे हैं वो सारे एक ही सेशन में कंप्लीट करा दूंगा। आपको फालतू में अपना और समय कहीं लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इधर देख सकते हैं साथियों, ये न्यूज है कल रात की, जिस समय शायद आप लोग जो है सो रहे हो। रात 11:30 बजे की ये न्यूज है, आप यहां पर देख सकते हैं। न्यूज क्या है? जब एक तरफ मैक्रोन ने क्या कहा? मैक्रोन ने कहा कि आप जो है किसी भी ग्रुप के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो यहां पर देखिए इन्होंने एक हिस्टोरिक कदम उठा लिया। किसने कदम उठा लिया? यूक्रेन ने। उसने कहा कि अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारी बात से हम डरकर किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो ये देखिए यूक्रेन ने अप्लाई कर दिया है यूरोपियन यूनियन के मेंबरशिप के लिए। कहा है कि भाई बात ऐसी है, तुम्हारी चेतावनी तुम्हारे साथ, हम यूरोपियन यूनियन में जुड़ना चाहते हैं और हम अप्लाई कर रहे हैं। और ये देखिए ये फोटो जिसके अंदर ये व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, इनके साथ में इनके प्रधानमंत्री और चीफ खड़े हैं और ये लेटर पर साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही यूरोपियन यूनियन जिसके अंदर वर्तमान में 27 सदस्य हैं, जो कि लास्ट ईयर सुर्खियों में था क्योंकि ब्रिटेन उससे बाहर निकल के ब्रेक्जिट कर गया था। ये उसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, यानी 28वें सदस्य बनना चाहते हैं। यानी कि एक प्रकार से करारा तमाचा कि यदि आप ऐसा चाहते हो तो ये लीजिए। इमीडिएट लेवल पर अप्लाई किया। आप देख सकते हैं यहां पर 3 लोग खड़े हैं, जिनमें से प्राइम मिनिस्टर डेनिस साइन्याल है, रसलन स्टेफान्कुच है जो कि चेयरमैन है इनकी यूनिकैमरल पार्टी के, यानी कि इनकी पार्टी के चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तीनों एक साथ खड़े होकर के साइन करते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि हम यूरोपियन यूनियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इन तीनों के द्वारा, और ये यहां के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ट्वीट है जिसे आप यहां पर देख सकते हैं।
इन्होंने कहा है कि हम इमीडिएट मेंबरशिप चाहते हैं यूरोपियन यूनियन की, इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनको पता हो कि हम आपसे डरे नहीं हैं। क्लियर? तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां पर देख सकते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने द्वारा एक ट्वीट वायरल किया कि अच्छा अब क्या हो रहा है कि रशिया की जो न्यूज एजेंसीज हैं या रशिया के जो अंदर से चलने वाले अखबार हैं या फिर मीडिया हाउसेस हैं, वो एक न्यूज प्रकाशित कर रहे हैं कि ये अपनी जगह छोड़कर भाग गए हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो अपनी जगह छोड़कर भाग चुके हैं, इस प्रकार की न्यूज वायरल हो रही है। तो वहां पर इन्होंने एक वीडियो बना करके ये भेजा जेलेंस्की ने, और इनकी वाइफ का भी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रही हैं कि हम अपने देश को छोड़ करके कतई नहीं भागे हैं, हम अपने देश में ही हैं और आखिरी समय तक रहेंगे। फिर इनसे पूछा गया कि आप बातचीत करने क्यों गए, आपकी बातचीत को कमजोरी समझा जा रहा है। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं बातचीत करने इसलिए गया क्योंकि कोई भी दुनिया की मतलब मेरे देश का नागरिक यह ना समझे कि मेरी वजह से उनका देश बर्बाद हुआ था। यानी कि एक प्रकार से यहां के राष्ट्रपति ने अपने अंदर जो पूरी तरह से देश के प्रति जो भाव है उसको स्पष्ट करते हुए कहा कि यहां पर स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं बेलारूस वार्ता करने के लिए अपनी टीम को इसीलिए भेजा ताकि आपको यह ना लगे कि मैंने नेगोशिएशन के रास्ते बंद किए थे, यानी कि मैं बातचीत करने की टेबल पर नहीं गया था, ऐसा आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, हम नेगोशिएशन की टेबल पर भी गए थे। इन्होंने स्पष्ट कहा है यह युद्ध उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन रशियन सेना मुझे मार देगी, यानी कि रशियन सेना इस समय इन्हीं को मारने की फिराक में घूम रही है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। यह इन्होंने खुद अपने वीडियो के अंदर कहा है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि अभी तक प्राप्त जानकारियों से पता चलता है कि कीव जो कि यूक्रेन की राजधानी है वहीं पर जेलेंस्की का निवास है। ऐसी स्थिति में यूरोप जो रशिया की जो सेना है वो कीव पर बहुत ज्यादा आक्रामक होकर के हमले कर रही है। आप उसके कुछ नजारे यहां पर देख सकते हैं। टीम लगाया है क्या आपने? Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Они в нас стреляют! It's crazy. I can't believe that Russia has declared war on Ukraine. Oh, fuck, that's a missile, that's a missile! That's a fucking missile! Vladimir Putin. We have been patiently waiting for you to respond. Обращается к вам дети Украины. Stop your troops from attacking Ukraine. Как мученики. आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक कंपाइलेशन तैयार किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि रशिया कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है और साथ में दुनिया भर के देशों में कहां कहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक प्रकार से इनका स्टैंड भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब दुनिया भर में और क्या घटित हुआ, आइए अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। आपने अभी तक क्लियर कर लिया है कि पहली वार्ता बेनतीजा रही। दूसरी बात, वार्ता जो है वो बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर होगी। तीसरी बात, रशिया ने अपनी शर्तें मैक्रोन के साथ रखी। चौथी जानकारी के लिए अब आप आगे बढ़िए, ये बहुत खास है और इस खास जानकारी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। खास खबर यह है साथियों कि अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का जो जितना भी कार्यालय है जहां पर काम होता है वो अमेरिका के अंदर ही है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क के अंदर बैठता है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर स्वाभाविक है कि दुनिया के जो भी देश वहां पर मान्यता प्राप्त हैं उनके प्रतिनिधि भी अमेरिका में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब भी आप सुनते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक चली या फिर कोई वोटिंग वगैरह हुई तो वहां पर आप सुनते हैं ना कि रशिया का प्रतिनिधि भी वहां पहुंचा। एक प्रकार से यह समझिए कि वहां पर रशिया के प्रतिनिधि भी अमेरिका में हैं। क्लियर? यानी कि एक प्रकार से यूनाइटेड नेशंस जहां पर भवन बना हुआ है वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि रशियंस के प्रतिनिधि भी होंगे। अमेरिका ने यहां पर एक बेवकूफी वाला काम किया है। बेवकूफी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये आप यूनाइटेड नेशन की जो प्रमुखता है ना उसको, साख को जो है वो आप खराब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने 12 प्रतिनिधियों को जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करने वाले रशियन से हैं उनको निकालकर वापस अपने देश भेज दिया है। इससे आने वाले समय में एक बहुत खराब मैसेज जाएगा। हालांकि दुनिया को एक मैसेज तो अब तक पहुंच चुका है और वो ये है कि यूनाइटेड नेशंस महत्वहीन साबित हुआ। आप लोगों को यह मान लेना चाहिए कि आपका यह पेपर में प्रश्न आएगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो प्रासंगिकता है उसके बारे में तथ्य बताइए। आप लोगों को स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जिनके पास वीटो पावर है उनका यूनाइटेड नेशंस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यही हुआ। रशिया के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन केवल
एकदम है ना, दंत विहीन जो है वो सर्प साबित हुआ, कोई मीनिंग ही नहीं निकला उसका, ठीक है ना। इसके साथ साथ इन्होंने रही सही कसर पूरी कर दी। अमेरिका ने दुनिया को यह बता दिया कि यूनाइटेड नेशन जो है वो केवल और कुछ नहीं अपितु अमेरिका की कठपुतली है, क्योंकि उन्होंने अपने यहां से जो रशियन डिप्लोमेट्स थे उनको अपने देश वापस भेज दिया, आरोप लगाते हुए कि ये जासूसी कर रहे थे। जनाब बात ऐसी है, ऐसे तो आप फिर किसी को भी बाहर निकाल देंगे जासूसी के आरोप में, क्योंकि अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस जब आपके यहां पर बिल्डिंग बनाया हुआ है तो एक तरह से यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो सुधारों की मांग चल रही है वो यहां से और स्पष्ट हो जाती है। पहली चीज देखिए, अब आपको एक आंसर पैरेलली तैयार करते चलना चाहिए और वो ये है कि क्या यूनाइटेड नेशंस की जो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस है वो बची रह गई है? आंसर है जी नहीं। अब तो ये चाहिए कि हर प्रायद्वीप पर, विशेष रूप से अगर अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं तो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में किसी एक देश को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर होना चाहिए। भारत जैसे देश को परमानेंट मेंबर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, ताकि साउथ अमेरिका से भी परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, ताकि शक्ति संतुलन हो, दुनिया का एक देश दूसरे के ऊपर ऐसे ही चढ़ाई ना कर दे, उसके समर्थन में कोई कार्य हो सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका ने ये जो काम किया वो काराना काम है, ठीक है ना। तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऊपर से माहौलबाजी पूरी काट रहे हो, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन मिशन इसने लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ डिसीजन इनिशियल फॉर एक्सपल्शन ऑफ रूसियन डिप्लोमेट इन न्यूयॉर्क, इनको बाहर निकालने का काम किया है। इसके साथ साथ और क्या न्यूज बनती है, इतने सारे सैंक्शंस लादने के लिए जो अमेरिका चाह रहा था। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, अमेरिका खुद कभी युद्ध में नहीं उतरता है अनटिल अनलेस उसका कोई निहित स्वार्थ ना हो। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में वो तब उतरा जब सामने वाले पूरी तरह पस्त हो गए थे, या फिर उनसे सहायता मांगने के नाम पर कुछ दिया गया हो, या उन पर डायरेक्ट अटैक किया हो। मैंने आपको पर्ल हार्बर की घटना इसी कारण से बताई भी थी। अब देखिए अमेरिका, क्योंकि उसे पता था कि उसका एकदम क्लोज राइवल जो है वो रशिया बनता जा रहा है, और उसे यह भी पता था कि अब रशिया को चुनौती देना है तो उसे फाइनेंशियली तोड़ने का काम किया जाए, सैनिक रूप से आप उसे तोड़ नहीं सकते। अमेरिका चालबाज निकला, क्योंकि कहते हैं ना, यदि आपकी दो लाइनें पैरेलल चल रही हैं, या तो अपनी लाइन बड़ी कर लो या दूसरे की लाइन छोटी कर दो। रशिया के साथ अमेरिका ने कुछ ऐसा ही किया, एक तरह से उकसावे की कार्रवाई करके युद्ध में तो आया नहीं कि आजा भाई दोनों बाजुओं से ताकत नाप ले, वो तो हुआ नहीं। इसने दूसरी तरफ से क्या तरीका कर दिया, इसके ऊपर फाइनेंशियल रूप से सैंक्शंस लाद दिए, जिसमें कि अमेरिका का खास कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि असल में ये रशिया की ग्रोथ को रोकना चाहता है। जैसे रशियंस के द्वारा जो भेजी जाने वाली फ्लाइट्स हैं, इनको रशिया के यूरोप के अधिकांश देशों के ऊपर से निकलना प्रतिबंधित कर दिया। अधिकांश बैंकों के साथ में सैंक्शंस लाद दिए गए। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सैंक्शंस लाद दिए गए। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि रशिया की जो करेंसी है जिसका नाम रूबल है, जो इनकी मुद्रा है जिसका नाम रूबल है, उसकी वैल्यू धमाम से नीचे आ गई है। आर्थिक नुकसान होने शुरू हो गए हैं। रशिया का जो रूबल है वो बुरी तरह गिर चुका है और अभी तक 30% उसकी वैल्यू डाउन आ चुकी है, यानी कि उसके भाव में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो रूबल के साथ जो हुआ वो आप यहां पर देख सकते हैं, लगातार इसकी वैल्यू नीचे गिरती हुई आ रही है। तो रूबल के ऊपर वो आ गया है। अब स्थिति क्या है आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान समय में चूंकि रशियन बैंकों के साथ में अधिकांश दुनिया की बैंकों ने व्यापार प्रतिबंधित कर दिया है, ऐसी स्थिति में व्यापार के रुक जाने पर रशिया को अगर धन की आवश्यकता है, आइदर वो अपने देश में से धन इकट्ठा करवाए या लोगों को करेंसी उपलब्ध करवाए। तो बैंकों ने ब्याज बढ़ाकर 20% कर दिया है, यानी कि एक प्रकार से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है ताकि धन उनके पास अपने देशों का आ सके। अमेरिका ने आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए रशिया का जो स्टॉक था, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में मेंशन था, उसकी ट्रेडिंग पर बैन कर दिया है। यानी कि एक प्रकार से आर्थिक रूप से लगातार रशिया को तोड़ने का प्रयास अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। किया धरा सब कुछ अमेरिका का ही है, पिस खामखा यूक्रेन चला गया, ठीक है ना। तो यहां पर अब रूबल का जो हालत है वो बहुत ज्यादा तरीके से खराब हो रखा है। अपडेट के रूप में यह जानकारी जान लीजिएगा। जानकारी यह है कि रूस और यूक्रेन दोबारा से बातचीत करने के लिए तैयार है, सेकंड बातचीत करने के लिए, और वो बातचीत जो है वो बेलारूस के और पोलैंड के बॉर्डर पर आयोजित की जाएगी। ये इसके अंदर एकदम अपडेटेड न्यूज है। एक और जो जानकारी रशिया और यूक्रेन के विषय पर है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की फिर से बैठक बुलाई गई, उसके अंदर भी यूक्रेन की क्राइसिस की बात रखी गई। भारत ने अपना पुराना स्टैंड बरकरार रखा और डिप्लोमेटिक चैनल की ही भारत ने फिर से वकालत करी। इसके साथ साथ
यूएनएचआरसी जो है यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, वहां पर भी रशिया के खिलाफ वोटिंग करने के लिए देशों को बुलाया गया, लेकिन भारत ने उस वोटिंग के अंदर भी एब्सटेन कर दिया, यानी कि वोट देने से इनकार कर दिया। यानी ह्यूमन राइट के मामले में भारत रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। यह इसके बारे में आपके सामने अपडेटेड न्यूज है। तो रात भर में जो भी घटनाएं घटित हुई, यानी जब भारत में रात चल रही थी तो दुनिया में कहीं दिन था, ऐसी स्थिति में वहां की जो भी अपडेटेड न्यूज निकल करके आई, मैंने आपको इस सेशन में उन्हें समाहित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारियां पर्याप्त लगी होंगी, काम की होंगी। ज्यादा से ज्यादा इस न्यूज को, सेशन को शेयर करिए, अपने साथियों के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी प्रकार की अपडेटेड न्यूज के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारी क्लास की अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर की जाती रहेंगी। इसके साथ साथ मेरा अनअकैडमी पर रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें उस पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। फिलहाल के लिए अनअकैडमी पर जो कोर्सेज यूपीएससी के चल रहे हैं, उन पर आपको 6 महीने का एक्सटेंडेड प्रिपरेशन के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। आप 6 महीने का एक्सटेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस क्लास के थोड़ी ही देर में हमारा RNA होने जा रहा है, रियल न्यूज एंड एनालिसिस, थोड़ी ही देर में आपके लिए लाइव होने वाला है। फिर कल से यानी कि 2 मार्च से RNA का जो टाइम टेबल है वो इवनिंग में 8:30 हो जाएगा। आज का RNA थोड़ी ही देर में आपके सामने उपस्थित हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आइकॉनिक प्लान की कीमतों में 76,000 रुपए 717 के अंदर आपको आइकॉनिक प्लान मिल रहा है। ये सारी चीजें आइकॉनिक प्लान, जिसमें आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन में पर्सनल मेंटरशिप यहां पर उपलब्ध कराई जाती है। आप इसे यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो अनअकैडमी से लोन भी ले सकते हैं, जिसमें कि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते समय 0% इंटरेस्ट रेट पर आसान EMI के साथ कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।